आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज अबाउट अमाइनो एसिड एनाबोलिज्म। तो ईद से पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स के कैटाबोलिज्म के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से अमाइनो एसिड्स जो है वो इनसाइड द बॉडी उनका अमाइनो ग्रुप सेपरेट होता है। अमाइनो ग्रुप स्पेसिफिकली यूरिया साइकिल के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, और बाकी जो कार्बन स्केलेटन है वो टीसीए साइकिल के किसी ना किसी इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली ये इंटरमीडिएट जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन पाथवेज की तरफ मूव कर जाते हैं। सो इस केस में आपके पास जो अमाइनो एसिड्स का एनाबोलिज्म है, इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर द टू नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर जिनकी बायोसिंथेसिस के लिए जो नाइट्रोजन है वो एक एसेंशियल मॉलिक्यूल है। लाइक अमाइनो एसिड्स में भी आप ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि द अल्फा कार्बन एटम इज लिंक्ड विद द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, यानी यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड्स के केस में भी आप ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि देर आर दी मल्टीपल नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेसिस प्यूरिन्स एंड द पायरिमिडिन्स। तो ये जो नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है, किस तरह से ये जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एंटर होती है, इन सब पॉइंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लियर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड एनाबोलिज्म को डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस द रूट्स बाय विच नाइट्रोजन इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द बायोलॉजिकल सिस्टम। So this figure is basically depicting the different forms of the nitrogen, जिन forms के अंदर nitrogen जो है वो nature के अंदर exist करती है। We all know कि the most abundant form of the nitrogen is this diatomic form, the molecular form of the nitrogen, और 79% जो atmospheric gases हैं उनमें 79% जो है वो ये आपके पास form exist करती है। So first of all ये जो आपके पास form यहाँ पे present है, this diatomic form nitrogen, there are the specific type of the microorganism, there are the specific types of the bacteria and archaea जो कि इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को रिड्यूस करने का पोटेंशियल रखते हैं। यानी नॉर्मली जो आपके पास नाइट्रोजन है इस डायटोमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, दिस नाइट्रोजन एटम इज लिंक्ड विद द सेकंड नाइट्रोजन एटम विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड, और इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। आल्दो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो रिएक्शन है ये फेवरेबल नहीं है, बिकॉज इस रिएक्शन में हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी जो है वो लिंक्ड है। एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है जिसकी वजह से हम इस रिएक्टेंट को फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी इस नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल है इसको फाइनली नाइट्रोजन एटम्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इंजाइम्स की जरूरत होगी, और बायोलॉजिकल सिस्टम में बैक्टीरिया एंड आर्कियाज आर द सिस्टम्स जिनके पास ऐसे इंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन, इस डायटोमिक नाइट्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू अमोनिया। So these bacteria and archaea are nitrogen fixing bacteria because ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो मेन फॉर्म है, जिस फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन कंज्यूम होती है विच इज अमोनिया, उस फॉर्म को ये इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस फॉर्म को ये लेके आते हैं। तो जितनी भी आपके पास जो एटमॉस्फेयर के अंदर या नेचर के अंदर नाइट्रोजन N2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है वो फाइनली अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो बिकॉज इनके अलावा किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल नहीं है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर सकें, इट मीन्स कि बाकी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, वो ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स और बाकी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की सिंथेसिस है वो रुक जाएगी। सो इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जो वर्किंग है, ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की जो कंसेंट्रेशन है उसको बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मेंटेन करने के लिए यूज होंगे। तो पहला रूट जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया, इट इज द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं और आर्किया भी हो सकते हैं, और ये नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूट, ये फर्स्ट पाथवे है नाइट्रोजन का जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है। नाउ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड आर्किया ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट
सॉइल के अंदर देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इस अमोनिया को फर्दर मेटाबोलाइज करते हैं, इस अमोनिया को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, एंड दीज आर दी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यानी देयर आर सम टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं और ये सॉइल में प्रेजेंट अमोनिया को यूज करते हैं और उस अमोनिया को फर्दर ऑक्सीडाइज करके या तो नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी इस केस में जो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन हुई थी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एयर से सॉइल के अंदर लेके आए थे। नेक्स्ट आपके पास सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया विच आर दी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये इस अमोनिया को फाइनली नाइट्राइट या नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बिकॉज इन बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, ये सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जितनी भी अमोनिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे वो सारी की सारी अमोनिया अल्टीमेटली नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में सॉइल में एग्जिस्ट करेगी। सो मोस्ट ऑफ द केसेस सॉइल के अंदर अमोनिया जो है वो ये अमोनिया की जो फॉर्म है ये इतनी ज्यादा नोन नहीं होती, सॉइल के अंदर ये इतनी ज्यादा प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि जितनी भी नाइट्रोजन जो है वो या तो नाइट्राइट की फॉर्म में या नाइट्रेट की फॉर्म में अबंडेंटली प्रेजेंट होती है। अब इसकी रीजन क्या है? बिकॉज अमोनिया को फौरी तौर पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रीफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अल्टीमेटली उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जब उनकी डिग्रेडेशन होगी आफ्टर डेथ, जब उनका डिके होगा, उनके जो सिस्टम्स हैं वो ब्रेक होंगे, तो दोबारा से ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट हैं ये सॉइल में रिलीज होंगे और ये अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसे मेंटेन करेंगे। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रही है और वो ये चीज है कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये इंटर कन्वर्टेबल हैं और इनको इंटर कन्वर्टेबल बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो स्पेसिफिकली यूज हो रहे हैं बिकॉज इनके अंदर एक स्पेसिफिक आप कह लें इंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि नाइट्रोजन की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर और इसके अलावा जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो एक्टिव फॉर्म है जिसमें नाइट्रोजन यूज होती है, दिस इज द अमोनिया। ये वो फॉर्म है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स या ह्यूमंस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी फॉर्म्स हैं फॉर एग्जांपल नाइट्राइट और नाइट्रेट, इनको भी अल्टीमेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हैं वो पहले अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर अमाइनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस की तरफ यूज करेंगे। सो फाइनली आप लोगों ने यहाँ से इस पॉइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना है। स्लाइड में से जो मेन पॉइंट आपने कंक्लूड करना है वो ये है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, दीज आर द टू आप कह लें ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरियाज जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर इंक्रीज करते हैं। और जैसे ही सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, चाहे वो अमोनिया है, वो नाइट्राइट है या नाइट्रेट है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, बाकी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, वो ह्यूमंस हैं, वो अल्टीमेटली यहाँ से इस नाइट्रोजन को पिक कर लेंगे। सो नेक्स्ट अब आपने ये चीज देखनी है कि हाउ द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स आर गोइंग टू एसिमिलेट इनसाइड द प्लांट सेल। यानी आप यहाँ से इस पॉइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है एंड दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन is first converted to ammonia, then nitrifying bacteria are going to convert this ammonia to nitrite and nitrate. अब जितने भी प्लांट्स जो कि सॉइल में ग्रो कर रहे हैं वो सॉइल में से नाइट्रेट को पिक करेंगे और जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो हमेशा अमोनिया को यूज करते हैं अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बायोसिंथेसिस के लिए। इट मीन्स कि ये जो नाइट्रेट को प्लांट ने सॉइल से पिक किया है, ये नाइट्रेट प्लांट के लिए तब तक यूजलेस है जब तक ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट ना हो। तो किस तरह से ये नाइट्रेट जिसको प्लांट सॉइल से पिक करेंगे ये अल्टीमेटली अमोनिया के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होता है, अब मैं ये पॉइंट आप लोगों के सामने क्लियर करने जा रही हूँ। सो द फर्स्ट जो आप लोगों के पास स्लाइड थी उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब इस यहाँ से इस पॉइंट को क्लियर करने जा रहे हैं कि आपके पास जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने सॉइल में से नाइट्रेट को पिक कर लिया, दिस नाइट्रेट। अब इस नाइट्रेट को वो वापस अमोनिया के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम कहते हैं कि दीज आर द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रेट एसिमिलेशन, कि नाइट्रेट किस तरह से वापस जो है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगी। तो नाइट्रेट को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर जो है वो टू डिफरेंट इंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है।
First one is nitrate reductase and the second one is nitrite reductase. So first of all यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्लांट सेल जिसने सॉइल में से नाइट्रेट को पिक किया, दिस इज नाइट्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज जो कि NaDH से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स अल्टीमेटली नाइट्रेट को डोनेट करेगा और नाइट्रेट को रिड्यूस कर देगा इनटू नाइट्राइट. सो दिस इज द नाइट्राइट, नाइट्राइट मॉलिक्यूल जो कि प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द नाइट्रेट. सो इस नाइट्राइट मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए विच इज द रिड्यूस फॉर्म एज कंपेयर टू द नाइट्रेट, जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं वो फाइनली NaDH से आ रहे हैं. नाउ नाइट्रेट रिडक्टेज में वो कौन से ऐसे कैरियर्स हैं या कौन से ऐसे आप कह लें कि चेन है आपके पास जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रेट के पास जाएंगे और नाइट्रेट को रिड्यूस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल NaDH ऑक्सीडाइज होगा एंड वी ऑल नो कि इसकी ऑक्सीडेशन से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे अल्टीमेटली वो इस एंजाइम के अंदर एक थायोल ग्रुप जो कि ऑब्वियसली किसी सिस्टीन अमाइनो एसिड से बिलोंग करता होगा उस थायोल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे. थायोल ग्रुप से सेकंड कैरियर इज FAD जो कि फाइनली अपनी FADH2 फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो जाएगा. FAD के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है दिस इज साइटोक्रोम B, but this is a specific type of the cytochrome B557 and finally molybdenum and cobalt cofactor. So ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की एक आपके पास चेन है, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को आपने माइंड रखना है कि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के अंदर जो सोर्स है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का वो सोर्स बेशक NaDH मॉलिक्यूल है लेकिन इस एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक कैरियर की एक चेन है, एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्रेजुअली पास करेंगे और अल्टीमेटली जो है वो नाइट्रेट को फाइनली रिड्यूस कर देंगे इनटू नाइट्राइट. सो हेयर यू कैन सी कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रेट में से एलिमिनेट हो गया और उस ऑक्सीजन को फर्दर जो है वो रिड्यूस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स NaDH ने डोनेट किए. नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नाइट्राइट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है दिस वन. नाइट्राइट भी मैंने जैसे आप लोगों से पहले कहा है कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो मेन फॉर्म है जो कि यूज होनी है फॉर द अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस और द न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस दिस इज नॉट नाइट्रेट. इसी तरह से नाइट्राइट भी जो है वो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में यूज नहीं हो सकती. सो ये जो नाइट्राइट है ये फर्दर एक और एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगी एंड दिस एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नाइट्रेट रिडक्टेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स नाइट्रेट रिडक्टेज नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस कर देगा एंड देन नाइट्राइट को रिड्यूस करने के लिए वी हैव अ सेकंड एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स, द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज नाइट्राइट रिडक्टेज जो कि नाइट्राइट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है और दूसरी तरफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो है वो फेरिडॉक्सिन से अल्टीमेटली इस एंजाइम की तरफ आती हैं. वी ऑल नो कि फेरिडॉक्सिन एट अ टाइम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकती है, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि जिन कैरियर्स के अंदर फेरिडॉक्सिन इन्वॉल्व होती है, फेरिडॉक्सिन चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इट मींस कि ये एक इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम जो है वो ट्रांसफर करेगी. सो फाइनली 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड बाय द 6 फेरिडॉक्सिन मॉलिक्यूल जो कि अपने रिड्यूस से ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाएंगे and then there is an iron sulfur center and seroheme molecule. यानी इधर आप लोग नाइट्राइट रिडक्टेज और नाइट्रेट रिडक्टेज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की एक चेन है इसको आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपके पास थायोल ग्रुप था, FAD मॉलिक्यूल था, साइटोक्रोम B मॉलिक्यूल था और इसके अलावा मोलिब्डेनम एंड कॉपर कोफैक्टर्स प्रेजेंट थे. जबकि नाइट्राइट रिडक्टेज के अंदर आपके पास एक आयरन सल्फर सेंटर है और इसके अलावा सीरोहीन का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. तो आयरन सल्फर सेंटर फेरिडॉक्सिन से एक इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा और फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा टू द मॉलिक्यूल ऑफ सीरोहीन व्हिच इज यू कैन से प्रोस्थेटिक ग्रुप व्हिच इज सिमिलर टू द हीम मॉलिक्यूल. लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, यानी यहाँ पे एक फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन्स आयरन सल्फर सेंटर को डोनेट करेगा, आयरन सल्फर सेंटर उस इलेक्ट्रॉन को सीरोहीन को ट्रांसफर कर देगा. Similarly, second ferridoxin molecule will transfer another electron to the iron sulfur center and seroheme will pick the second electron. Similarly, 6 electrons जो हैं वो 6 ferridoxin molecule से 6 iron sulfur center के through finally seroheme तक पहुंचेंगे और seroheme जैसे इसके पास ये 6 electrons जो हैं ये इकट्ठे होंगे
इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को एट वंस जो है वो नाइट्राइट में ट्रांसफर कर देगा। सो नाइट्राइट जो है वो अल्टीमेटली अमोनिया के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। सो यू कैन सी हेयर कि इन कोफैक्टर्स को भी हाईलाइट करके दिखाया गया है कि मोलिब्डेनम कोफैक्टर नॉर्मली यहाँ पे एक मोलिब्डेनम का मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करने में यूज हो रहा है। एंड सिमिलरली ये जो आपके पास पोर्शन है इसमें एक आयरन सेंटर प्रेजेंट है जस्ट लाइक द आयरन सेंटर ऑफ द हीम मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें इसकी जो स्पेशलिटी है वो आपने इस लिहाज से माइंड में रखनी है कि अनलाइक द अदर हीम मॉलिक्यूल्स, लाइक इससे पहले जो हमने हीम मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं जो साइटोक्रोम्स के अंदर प्रेजेंट है या जो बाकी प्रोटीन्स का पार्ट थे, उन हीम्स के अंदर हमने यही चीज जो है इसको डिस्कस किया था कि ये हीम मॉलिक्यूल्स नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन जो सीरो हीम मॉलिक्यूल है, सीरो हीम मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने का पोटेंशियल रखता है। सो दिस इज हाउ कि प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रेट जो सॉइल से इन्होंने पिक करना है अल्टीमेटली वो किस तरह से अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा, और इसके लिए कौन कौन से इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, और कौन सी ऐसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं या कौन से ऐसे कैरियर्स हैं जो कि अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनर से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरफ लेके आएंगे। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने के बाद नाउ वी विल डिस्कस कि जो बैक्टीरियाज हैं फाइनली जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का पोटेंशियल रखते हैं। लाइक यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर लाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द बैक्टीरियाज और आर्किया। अब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम अवेलेबल है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर रिड्यूस कर देता है। इससे अभी जो मैंने आप लोगों के सामने स्लाइड डिस्कस किया है उसमें मैंने नाइट्रेट से अमोनिया की फॉर्मेशन का जो पाथवे है जो कि प्लांट्स के अंदर हो रहा है उसको हाईलाइट किया कि प्लांट जब सॉइल से नाइट्रेट या नाइट्राइट को पिक करते हैं तो वो किस तरह से उस नाइट्रेट या नाइट्राइट को वापस अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अब जो मैं पाथवे डिस्कस करना जा रही हूँ उसमें ये वाला रिएक्शन जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अल्टीमेटली अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है, इसके लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होंगे और कितनी एनर्जी इस प्रोसेस के दरमियान जो है वो यूज होगी, ये सारे का सारा रिएक्शन जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस आपके पास जो फर्स्ट 2 स्लाइड्स हैं अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पहले वो क्लियर करें। जी बच्चों, फर्स्ट 2 स्लाइड्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें जल्दी से। No, ma'am. ओके, सो अब हमने जो यहाँ पे रिएक्शन डिस्कस करना है, जो पाथवे डिस्कस करना है, इसमें हमने नाइट्रोजन की फिक्सेशन देखनी है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अल्टीमेटली अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपको ये चीज हाईलाइट करके दिखाई गई है कि जो दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं जो कि इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने से नो डाउट एनर्जी रिलीज होगी। यू कैन सी हियर फ्रॉम द डेल्टा जी वैल्यू कि आपका जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी इसकी जो डेल्टा जी वैल्यू है ये नेगेटिव है, बट स्टिल ये रिएक्शन जो है ये एंजाइम्स की एक्शंस में रिएक्शन नहीं हो रहा। इसकी रीजन क्या है कि आल्दो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल हाई है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लो है, इट मीन्स कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो आपके पास एनर्जी रिलीज होगी। आप इसको इस डायग्राम से इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्टेंट्स में इस टाइम 100 किलो जूल एनर्जी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ 20 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इट मीन्स कि जब आप डेल्टा जी को कैलकुलेट करेंगे विच इज द डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, तो ये डेल्टा जी वैल्यू आपके पास आएगी 20 माइनस 100। तो आपके पास जो फाइनल डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो एक नेगेटिव नंबर में आएगी। इट मीन्स कि रिएक्शन आपके पास फेवरेबल है, इसमें आपके पास जो डेल्टा जी वैल्यू है वो अभी भी नेगेटिव आ रही है, लेकिन स्टिल इस केमिकल रिएक्शन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये रिएक्शन इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। इसकी रीजन क्या है, यू कैन सी हेयर इन दिस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम कि
आपके पास आल्दो रिएक्टेंट्स के पास सिग्निफिकेंट एनर्जी है एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो पाथ अवेलेबल है, इस पाथ में एक एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है। यानी रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो रूट अवेलेबल है यहाँ पे, दिस रूट इज एसोसिएटेड विद द हाई एक्टिवेशन एनर्जी। सो इंजाइम्स जब तक अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज इंजाइम्स नॉर्मली इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस कर देते हैं, तो जब तक इंजाइम अवेलेबल नहीं होगा, कोई बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं होगा, तब तक आप इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस नहीं कर सकते। इट मीन्स कि इसी वजह से आपके पास जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जो कि बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, इस कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है। So this reaction is although exergonic reaction, लेकिन still it is dependent upon enzyme। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे एंजाइम की जरूरत क्यों है, in order to reduce the activation energy barrier between reactants and products। So नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एक ऐसा एंजाइम है जो कि नाइट्रोजन को रिड्यूस करेगा, यानी एक आपके पास जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उससे दो अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, दो अमोनियम आयन, यानी नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू अमोनिया। और इस कन्वर्जन के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया यूज कर लेगा एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइनली हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में यूज करेंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन की अगर आप वैलेंसी को ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी के नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए नाइट्रोजन का 3 पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोजन के साथ अटैच होना जरूरी है। दिस इज अ नाइट्रोजन आइटम व्हिच इज लिंक्ड विद द सो नाइट्रोजन नॉर्मली 3 पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोजन के साथ लिंक करती है। वन हाइड्रोजन एटम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इट मींस कि आपने अगर इस डायटोमिक नाइट्रोजन या डायटोमिक आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है, इसको आपने अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपने इस मॉलिक्यूल से टोटल 2 अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। एक अमोनिया मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, इट मींस कि 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। तो यहाँ पे 8 में से जो 6 electrons हैं, these 6 electrons will be used to produce the 2 molecules of ammonia, and remaining जो 2 electrons हैं, ये 2 electrons in the form of a hydrogen molecule जो है ये रिलीज होते हैं। तो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने से पहले, इस कॉम्प्लेक्स की जो फर्दर डोमेन्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले आप इस स्टीशियोमेट्री को या इस इक्वेशन को पहले अच्छी तरह से देख लें कि इस कॉम्प्लेक्स ने नॉर्मली किस किस्म का रिएक्शन कैटेलाइज कराना है। एक आपके पास जो है वो अमोनिया का एक आपके पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होगा जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। इस नाइट्रोजन एटम को फाइनली अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। सो ये कॉम्प्लेक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा फ्रॉम अ डोनर मॉलिक्यूल। ये डोनर मॉलिक्यूल NaDH भी हो सकता है और फेरिडॉक्सिन भी हो सकती है। उन 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर कर देगा इनटू द नाइट्रोजन एटम। सिमिलरली से प्रोटॉन्स भी रिक्वायर्ड होंगे, बिकॉज अगर आपने नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना है, इट मीन्स कि आपने 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रोवाइड करने हैं, और एक हाइड्रोजन एटम में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ एक हाइड्रोजन एटम में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक प्रोटॉन भी अवेलेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का तो सोर्स आपको पता है कि NaDH भी हो सकता है या फिर फेरिडॉक्सिन भी हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन्स यहाँ से मीडियम प्रोवाइड करेगा, यानी जो बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर साइटोसोल है वहां से प्रोटॉन्स पिक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को NaDH या फेरिडॉक्सिन प्रोवाइड करेगी, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके जो है वो नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस को रिलीज हो देंगे। एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए, सिंपली एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर रिएक्शन के लिए, ये जो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है ये एंजाइम 2 ATP मॉलिक्यूल यूज करता है। कहाँ पे यूज करता है ये मैं अभी थोड़ी देर तक आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के पास चूंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इट मींस कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए दिस नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स विल कंज्यूम 16 ATP मॉलिक्यूल। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे क्लियर कीजिए कि नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की जो फाइनल जी वजाहत अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं दोबारा से इस पॉइंट पे जा रही हूँ।
कि आपके पास जो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है, इसकी इक्वेशन को एक दफा दोबारा देख लीजिए कि इसमें जो एंड इफेक्ट है ये बेसिकली होता किस तरह से, किस किस रूट से ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आते हैं, ये मैं आप लोगों के सामने अभी थोड़ी टाइम में डिस्कस करती हूँ। लेकिन आप लोग ये देख लीजिए कि नाइट्रोजन को रिड्यूस करने के लिए जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे यूज हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइनली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एटीपीज यूज होंगे। इट मींस कि इन ऑर्डर टू ट्रांसफर 8 इलेक्ट्रॉन 16 एटीपीज विल बी रिक्वायर्ड। सो नेक्स्ट अगर इस नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को हम डिस्कस करें which is going to reduce, ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। लाइक ये जो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने फर्स्ट रूट आपके पास डिस्कस किया था, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है, तो यू विल से कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैव एन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स एंड द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस के दौरान ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है, 16 एटीपीज यूज करता है और 10 प्रोटॉन्स को यूज करता है। सो ये रिएक्शन किस तरह से होता है और इस नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की फर्दर कितनी डोमेन्स है, आप इसको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है क्या, इसमें कितने डोमेन्स हैं, कितनी इसमें कैटालिटिक पोर्शंस हैं, इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका जो कैटालिटिक मैकेनिज्म है उसकी तरफ मूव करते हैं। नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इज एन इंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स एंड वी ऑल नो कि जितने भी इंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें एक से ज्यादा इंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं। लाइक पीटीएच के अंदर हमने देखा कि उसमें डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी थी, उसमें ट्रांसफरेज एक्टिविटी भी थी, उसमें डीहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी भी थी। इसी तरह से आपके पास जो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वी हैव टू डिफरेंट डोमेन्स। वन डोमेन इज नाइट्रोजनेस रिडक्टेज एंड सेकेंड डोमेन इज नाइट्रोजनेस। जैसे कि यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है कि दिस डोमेन इज डाइनाइट्रोजनेस एंड दिस डोमेन इज द डोमेन जो कि इस डाइनाइट्रोजनेस को रिड्यूस करेगी। दैट्स व्हाई हम इसे कह रहे हैं कि दिस इज डाइनाइट्रोजनेस रिडक्टेज डोमेन। सो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की टू डिफरेंट डोमेन्स पहले देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइनाइट्रोजनेस रिडक्टेज में कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इसमें वी हैव टू होमोडाइमर्स। होमोडाइमर्स मींस कि इसमें आपके पास एक ये सब यूनिट है, फॉर एग्जांपल सब यूनिट ए एंड दिस इज द सेकंड सब यूनिट बी। दीज आर द आइडेंटिकल सब यूनिट्स और दोनों सब यूनिट्स में देयर इज अ सिंगल आयरन सल्फर सेंटर। वी ऑल नो कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी डिस्कस किया था। और इसके अलावा जो लाइट रिएक्शन है वहां पे भी हमने इनकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया था कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं उसमें ये एक डोनर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को पिक करती हैं और रिसेप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देती हैं। सो वी कैन सी हियर कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है। टू आपके पास यहाँ पे जो है वो मोनोमर्स हैं विच आर आइडेंटिकल और इन दोनों मोनोमर्स में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कैरियर इज आयरन सल्फर सेंटर। इसके अलावा दोनों जो मोनोमर्स हैं हर एक मोनोमर के ऊपर एक एटीपी की बाइंडिंग साइट है। दिस इज द बाइंडिंग साइट ऑन दिस वन सब यूनिट और सब यूनिट ए और ये बाइंडिंग साइट है विच इज प्रेजेंट ऑन दिस सब यूनिट बी। सो दोनों सब यूनिट के पास एक एक ऐसी साइट है जहां पे आके एटीपी बाइंड कर सकते हैं। सो डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज का स्ट्रक्चर पहले क्लियर करें कि डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज इज एन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स और एंजाइमेटिक डोमेन ऑफ नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंड इट इज अ डाइमर जिसमें दो सब यूनिट्स हैं अल्फा एंड बीटा। दोनों सब यूनिट्स में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कैरियर है विच इज आयरन सल्फर सेंटर जो कि 4 आयरन 4 सल्फर की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है और ये नॉर्मली इन दोनों मोनोमर्स के आप कह लें जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट है। इस पोजीशन पे ये आप देख सकते हैं, ये आयरन सल्फर सेंटर है और हर एक मोनोमर के ऊपर एक एक एटीपी की बाइंडिंग साइट है। इट मींस कि ये वो साइट्स हैं जहाँ पे आके एटीपी ने बाइंड करना है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए ये एंजाइम 2 एटीपीज को यूज करता है, तो वो एटीपीज आके बाइंड कहाँ पे करते हैं? डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज के ऊपर बाइंड करते हैं, इस पोर्शन के ऊपर। सिमिलरली जो सेकंड पोर्शन है इस एंजाइम का नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का, दिस इज डाइनाइट्रोजनेज। डाइनाइट्रोजनेज में भी आप यहाँ पे टू डिफरेंट सब यूनिट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इनमें जो आपके पास रिएक्शन सेंटर्स हैं, these are the different from the reaction centers of dinitrogenase reductase. For example, अल्फा सब यूनिट के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है इट इज आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर
और जो आपके पास बीटा सब यूनिट के ऊपर कोफैक्टर है दिस इज पी क्लस्टर। अब इस पी क्लस्टर और आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है? पी क्लस्टर के अंदर वी हैव अ पेयर ऑफ आयरन सल्फर सेंटर, यानी यहाँ पे आप लोगों ने इससे पहले जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज को डिस्कस किया है इसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि इसमें जो दोनों आपके मोनोमर्स हैं उन दोनों मोनोमर्स में सिर्फ एक ही आयरन सल्फर सेंटर प्रेजेंट है, एंड दिस आयरन सल्फर सेंटर इज 4 आयरन एंड 4 सल्फर सेंटर। जबकि यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे जो आयरन सल्फर सेंटर है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको हम पी क्लस्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे आप ये जो दोनों आयरन सल्फर सेंटर हैं ये एक दूसरे के साथ पेयर फॉर्मेशन की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। एक सल्फर एटम दोनों जो आयरन सल्फर सेंटर है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और जो दूसरा सब यूनिट है दिस इज द पेयर ऑफ आयरन सल्फर सेंटर, दिस इज वन आयरन सल्फर सेंटर एंड दिस इज सेकंड आयरन सल्फर सेंटर। और इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली जो है वो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज से इस आयरन सल्फर सेंटर से होते हुए जो डाइनाइट्रोजनेज का पेयर है, पेयर ऑफ आयरन सल्फर सेंटर, वहां तक जाएंगे और फाइनली जो अल्फा सब यूनिट के अंदर आयरन एंड मोलिब्डेनम कोफैक्टर है उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनली डोनेट करेंगे जो कि अल्टीमेटली नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पास करेगा। सो आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर, ये कोफैक्टर में आयरन और मोलिब्डेनम की क्या पोजीशन क्या है और इसमें सल्फर एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। दिस इज अ यूनिक कोफैक्टर जो कि हार्डली वन और द टू डिफरेंट एंजाइम्स के अंदर रिपोर्टेड है। अभी जो मैंने आप लोगों के सामने एंजाइम डिस्कस किया है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, उसमें टू डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसमें से एक डोमेन दैट इज डाइनाइट्रोजनेज डोमेन, इसका अल्फा सब यूनिट आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर को जो है ये अपने साथ बाइंड कर। दिस आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें इसके स्ट्रक्चर को, यू विल सी कि यहाँ पे मल्टीपल आयरन सल्फर सेंटर्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आयरन सल्फर सेंटर्स के जो सल्फर एटम्स हैं दीज आर लिंक्ड विद द मोलिब्डेनम आयन। लाइक ये आपके पास एक आयरन सल्फर सेंटर है दिस वन, जिसमें यू हैव 3 आयरन एटम, 1 molybdenum and 3 sulfur atoms. Like this is 1 molybdenum, these are the 3 iron atom and these 3 sulfur atoms. तो ये एक आयरन सल्फर सेंटर है जिसमें आयरन और सल्फर के साथ साथ आपके पास एक मोलिब्डेनम आयन भी प्रेजेंट है। दूसरी तरफ यू हैव अ डिफरेंट आयरन सल्फर सेंटर where you have 4 iron atoms and 3 sulfur atoms. You can see here 1, 2, 3 and 4 iron and 3 sulfur atoms. So, though different iron sulfur centers, they are linked with the inorganic sulfur atoms. यानी यहाँ पे जो आयरन एटम्स हैं और यहाँ पे इस आयरन सल्फर सेंटर्स के जो आयरन एटम्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दीज इनऑर्गेनिक सल्फर एटम्स, जिनको हम इनऑर्गेनिक सल्फर ब्रिजेस भी कहते हैं बिकॉज दीज आर द साइट्स जहाँ पे आके आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बाइंड करती है। सो इस कॉम्प्लेक्स में आप लोगों ने एक चीज ये क्लियर करनी है कि नाइट्रोजन की जो बाइंडिंग साइट है वो यहाँ पे है। दिस आयरन एंड मोलिब्डेनम कोफैक्टर कंटेन अ बाइंडिंग साइट फॉर नाइट्रोजन जहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाइंड करेगी और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो फेरिडॉक्सिन या NADH से पिक करेगी और ये इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज के आयरन सल्फर सेंटर से होते हुए डाइनाइट्रोजनेज के पी क्लस्टर से पास करेंगे और अल्टीमेटली इस आयरन और मोलिब्डेनम कोफैक्टर के पास आएंगे जहाँ पे आके ये इस नाइट्रोजन को अल्टीमेटली रिड्यूस कर देंगे इनटू दी अमोनिया। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने इस जो एंजाइम है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इनकी इन टू डिफरेंट डोमेन्स और इनमें से इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फ्लो करते हैं, किन किन कैरियर्स में से पास करते हैं, ये मैं स्टेप वाइज डिस्कस करने लगी हूँ। उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे विद दिस डायग्राम जो कि आपकी बुक में बताई गई है। ये वाली डायग्राम मैंने किसी और बुक से लिया है, ये सिंपली आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। सो यहाँ से यू कैन सी कि आपके पास जो एक NADH का मॉलिक्यूल है जिसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल नो के NADH एक हाइड्राइड आयन एक्सेप्टर है जिसमें एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे एक NADH मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर कर रहा है। इट मींस के हाफ ऑफ द NADH मॉलिक्यूल यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन NADH से फाइनली फेरिडॉक्सिन की तरफ जाएगा, फेरिडॉक्सिन को रिड्यूस करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल रिड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ द फेरिडॉक्सिन और उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द फेरिडॉक्सिन।
और फाइनली ये फेरिडॉक्सिन जब इलेक्ट्रॉन को पिक करेगी, सो इट विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू द आयरन सल्फर सेंटर्स ऑफ द डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, जो कि हमने पहले भी फीचर डिस्कस किए हैं कि इस एंजाइम के टोटल जो 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं, दिस इज द डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज एंड दिस इज डाइनाइट्रोजनेज, दीज आर द 2 डिफरेंट डोमेन्स, जिसमें से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो फेरिडॉक्सिन से अल्टीमेटली आयरन सल्फर सेंटर्स की तरफ आएंगे, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेंगे इट मीन्स कि ये अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी आफ्टर पिकिंग द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फेरिडॉक्सिन। सो इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन को पिक करने के बाद ये जो आयरन सल्फर सेंटर है इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, यानी आपके पास जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है जब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में ये एटीपी के साथ बाइंड नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही इसने NADH या फेरिडॉक्सिन से एक इलेक्ट्रॉन को पिक किया है और ये अपनी ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ है, so this reduced form will now expose the binding site for the ATP। लाइक यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 ATP की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती हैं, ये बाइंडिंग साइट्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज्ड नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बाइंड करता है इस डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज के आयरन सल्फर सेंटर्स के साथ, तो रिड्यूस फॉर्म के अंदर जब आपके पास ये एंजाइम जाएगा, ये डोमेन जाएगी, तो अल्टीमेटली ये एटीपी की जो बाइंडिंग साइट्स हैं उन बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज करेगी। So 2 ATP molecules will bind to their binding sites, corresponding binding sites on 2 different subunits, और ultimately जो आपका iron sulfur center है वो इलेक्ट्रॉन और ATP को बाइंड करवाने के बाद अपना रिडॉक्स पोटेंशियल चेंज कर लेगा। अब यहाँ पे इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जरूर माइंड में रखिएगा। पहले मैंने आप लोगों से ये चीज डिस्कस की है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइनली पहले मैंने आप लोगों से ये चीज डिस्कस की है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइनली NADH या फेरिडॉक्सिन से आयरन सल्फर सेंटर्स की तरफ आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के आने के बाद ये जो आयरन सल्फर सेंटर या ये जो एंजाइम की डोमेन है ये अपने ATP बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज करेगी। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन को के ट्रांसफर के लिए 2 बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल हैं। So 2 ATP molecules will bind with the iron sulfur center. So ATP की binding के बाद you are observing a conformational change here. जो कि यहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगुलर शेप को नॉर्मली डिफरेंट करके दिखाने का यहाँ पे जो मकसद है वो यही है कि इस कन्फर्मेशनल चेंज को हाईलाइट किया जाए। यानी एटीपी के बाइंड करने के फौरन बाद यू कैन सी कि जो एंजाइम अपनी प्रीवियस रेक्टेंगुलर शेप में था उस एंजाइम ने अपनी शेप को चेंज कर लिया और ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया, और इस शेप के चेंज होने की वजह से इसका रिडॉक्स पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। सो दिस एंजाइम विल बिकम नाउ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वी ऑल नो कि रिड्यूसिंग एजेंट बहुत क्विकली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करके किसी सेकंड डोमेन या किसी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं। सो एटीपी के बाइंड करने के फौरन बाद आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, और ये कन्फर्मेशनल चेंज इस एंजाइम को एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एंड दिस रिड्यूसिंग एजेंट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन जो कि इसने प्रीवियसली NADH या फेरिडॉक्सिन से पिक किया था। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में वापस आने के बाद ये जो एंजाइम है ये एटीपी के लिए एफिनिटी को भी लूज कर देता है, और अगर एटीपी के लिए एफिनिटी को लूज करता है इट मींस कि ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा 2 ADP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। सो यू कैन सी हियर कि एक इलेक्ट्रॉन को NADH से डाइनाइट्रोजनेज तक डोनेट करने के लिए, डाइनाइट्रोजनेज इज एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसने इलेक्ट्रॉन को पिक किया, और यहाँ पे आपके पास ये जो NADH मॉलिक्यूल है दिस इज द डोनर मॉलिक्यूल जिसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। सो ये जो डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है, ये जो पहला पोर्शन है इस एंजाइम का, ये डोनर से एक्सेप्टर तक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए 2 ATP मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम कर रहा है। पीछे मैंने आप लोगों को इक्वेशन समझाते हुए ये बात कही थी कि इस कॉम्प्लेक्स को या नाइट्रोजन को फुली रिड्यूस करने के लिए आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि यू रिक्वायर्ड 8 इलेक्ट्रॉन। इट मींस कि अगर 8 टाइम्स ये साइकिल चलेगा जिसमें 4 NADH मॉलिक्यूल्स यूज होंगे जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे,
और फाइनली इन 4 NADH मॉलिक्यूल से निकलने वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे डाइनाइट्रोजिनेज तक आएंगे, इट मीन्स कि एक राउंड में अगर 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं तो टोटल 8 राउंड्स के अंदर 16 ATP मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। बच्चों ये जो फ्लो है, ये जो साइकिल है, यहाँ पे इसमें कोई कंफ्यूजन है अगर तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम डाइनाइट्रोजिनेज की तरफ मूव करते हैं, ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है इसकी तरफ। नहीं भी समझ आ गई। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में से डोमेन कहूंगी, नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेकंड डोमेन है इट इज डाइनाइट्रोजिनेज, जिसने डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट कैरियर्स या प्रोस्थेटिक ग्रुप से होते हुए अल्टीमेटली नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, बिकॉज हमने ये चीज प्रीवियस स्लाइड में ऑब्जर्व की थी कि जो नाइट्रोजन की बाइंडिंग साइट है वो इस कोफैक्टर के ऊपर प्रेजेंट है, यानी ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है अगर ये यहाँ पे बाइंड किया हुआ है इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली जो है वो NADH से यहाँ तक आना है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पहला सब यूनिट है विच इज बीटा सब यूनिट, जहाँ पे पी क्लस्टर है, जहाँ पे एक पेयर ऑफ आयरन सल्फर सेंटर्स प्रेजेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एट अ टाइम, बिकॉज यहाँ पे एक पेयर प्रेजेंट है, इट मीन्स कि एक जो आयरन सल्फर सेंटर है वो एक इलेक्ट्रॉन को पिक करेगी एंड सेकंड आयरन सल्फर सेंटर विल पिक द सेकंड इलेक्ट्रॉन। सो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करने का पोटेंशियल रखता है फ्रॉम दिस पी क्लस्टर टू आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर। सो यहाँ पे इस आयरन मोलिब्डेनम कोफैक्टर को मोलिब्डेनम 7 आयरन एंड 9 सल्फर की फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि टोटल इस क्लस्टर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 आयरन एटम्स हैं। सिमिलरली आपके पास 9 सल्फर एटम्स और 1 मोलिब्डेनम एटम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसको समटाइम्स मोलिब्डेनम 7 आयरन एंड 9 सल्फर सेंटर भी कहा जाता है। तो ये मोलिब्डेनम आयरन को फैक्टर को यहाँ पे हाईलाइट किया गया। तो यू कैन सी हियर कि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से NADH डोनेट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ जो प्रोटॉन का सोर्स है, दिस प्रोटॉन विल कम्स फ्रॉम द साइटोसोल। साइटोसोल में जो प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं फ्रॉम डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, तो 8 प्रोटॉन्स ही साइटोसोल से ट्रांसफर होंगे, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स विल बी यूज्ड टू रिड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन और उसे अल्टीमेटली अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और बाकी जो आपके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि एडिशनली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ कि आपका जो नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, कितने प्रोटॉन्स यूज होते हैं, कितने एटीपीज यूज होते हैं, इस पूरे के पूरे रिएक्शन को यहाँ से देखने के बाद जो आपने स्टार्टिंग में इक्वेशन डिस्कस की थी दिस वन, आप इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स क्या है, प्रोटॉन्स का सोर्स क्या है और कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। यहाँ पे 8 की बजाय 10 प्रोटॉन्स दिखाए गए हैं, बिकॉज इधर जो आपके पास अमोनिया है इसको फर्दर प्रोटोनेट फॉर्म में यानी अमोनिया माइन की फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस कैलकुलेशन के अंदर आपको अमोनिया को सिंपली इसकी जो इनर्ट फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर दिखाया गया है। तो आप डिपेंडिंग अपॉन के फाइनल जो अमोनिया है वो NH3 की फॉर्म में है या NH4 प्लस की फॉर्म में है, इस बेस पे आप जो है वो फाइनली प्रोटॉन्स के काउंट को 8 प्रोटॉन्स भी लिख सकते हो और 10 प्रोटॉन्स भी लिख सकते हो। अगर आप 10 प्रोटॉन्स के साथ रिएक्शन को स्टार्ट करोगे इट मींस कि फाइनल आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें NH4 प्लस की फॉर्म में अमोनिया माइन एग्जिस्ट करेगा, और अगर आप 8 प्रोटॉन से रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं इट मींस कि फाइनल आपके पास यहाँ पे NH3 की फॉर्म में अमोनिया एग्जिस्ट करेगी। सो बुक में आपके पास इस तरह से एक डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन की गई है। अब अगर इस वाला जो रिएक्शन है इस डायग्राम को आपने अगर समझ लिया है तो ये डायग्राम भी आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली इजी होगी। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन है जो स्टार्ट है वो दिखाया गया है फ्रॉम पायरोवेट, यानी आपके जो पायरोवेट है उसकी ऑक्सीडेशन या उसकी कन्वर्जन इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है PDH कॉम्प्लेक्स, वी ऑल नो कि ये कॉम्प्लेक्स NADH को भी प्रोड्यूस करता है। तो आप यहाँ तो यहाँ पे NADH भी लिख सकते हैं या फिर आप पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए की कन्वर्जन भी बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने 4 NADH की बात की थी कि 4 NADH will transfer the 8 electrons. So you can write here the 4 NADH molecule because ultimately जो 4 pyruvate हैं जब वो 4 acetyl coenzyme A में convert होंगे
So they will produce 4 NADH molecule which will transfer their 8 electrons to the ferredoxin. Obviously यहाँ पे 1 by 1 transfer होगा and these reduced form of the ferredoxin 8 electrons को pick करने के बाद जो 8 ferredoxins के molecule हैं जो कि previously oxidized थे they will reduce and the reduced ferredoxin will donate the electrons to dinitrogenase reductase. जैसे यहाँ पे आपके पास ये जो iron sulfur center था. So 8 electrons ferredoxin से ultimately dinitrogenase reductase को reduce करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने के बाद आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए आपके पास 2 एटीपी की बाइंडिंग साइट्स हैं. सो 8 टाइम्स अगर ये रिएक्शन रिपीट होगा या 8 टाइम अगर ये साइकिल जो है रिपीट होगा इट मींस कि इस पूरे के पूरे साइकिल के अंदर 16 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होंगे. So you will end up with the 8 dinitrogenase reductase reduced plus 16 ATP. It doesn't mean कि आपके एक ही एंजाइम के साथ 16 ATP प्रेजेंट है. It means कि 8 टाइम्स आपका जब ये साइकिल चलेगा तो तब ये आपके 16 ATP यहाँ पे कंज्यूम होंगे. So finally जब ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज से डाइनाइट्रोजनेज को ट्रांसफर होंगे तो इस ट्रांसफर रिएक्शन के बाद जो 16 ATPs नॉर्मली इस एंजाइम के साथ बाउंड थे ये 2 ATPs वन साइकिल के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाएंगे एंड दे विल प्रोड्यूस 16 ADP एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल. तो अल्टीमेटली जो डाइनाइट्रोजनेज है जो कि ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में आएगा ये फाइनली 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा टू दी अमोनिया टू दी नाइट्रोजन और उसे रिड्यूस कर देगा इनटू दी अमोनियम आयन एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये अमोनिया की तरफ जाएंगे एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एटम. तो आप दोनों में से कोई सी भी जो फॉर्म है इसको देखते हुए फाइनल जो कैलकुलेशन है इलेक्ट्रॉन्स की इसी तरह से प्रोटॉन्स की और एटीपीज की इनको आप क्लियर कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन? नो मैम. ओके तो जो मैंने आप लोगों के सामने अभी रिएक्शन डिस्कस किया है दिस वन इसमें यू कैन सी कि देयर इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. यानी एनर्जी की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है. अगर एटीपीज अवेलेबल नहीं होंगे इट मींस के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करने का जो पोटेंशियल है उसे भी लूज कर देंगे बिकॉज इट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. अगर एनर्जी अवेलेबल नहीं है एटीपीज अवेलेबल नहीं है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो भी काम करना छोड़ देंगे. सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी की नीड्स को कहाँ से पूरा करते हैं? वी ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट्स. तो प्लांट से नॉर्मली ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल वहां से ये एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट्स को पिक करेंगे और उनको फर्दर जो है वो टीसीए साइकिल के थ्रू मेटाबोलाइज करके एटीपीज को सिग्निफिकेंटली प्रोड्यूस करते जाएंगे. सो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस तरह से बढ़ करता है कि प्लांट इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते हैं और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं यानी नाइट्रोजन को उस फॉर्म के अंदर लेके आते हैं जिस फॉर्म के अंदर प्लांट जो है वो फाइनली उसे अमोनिया अमाइनो एसिड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस की तरफ यूज कर सकते हैं. सो यस दिस इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए प्लांट्स एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डोनेट करते हैं. नाउ रेगुलेशन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी किस तरह से ये एंजाइम्स जो हैं इनको पता चलेगा कि इस टाइम नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करवाना हमारे लिए सूटेबल है या नाइट्रोजन को फिक्स इस टाइम पे करवाना जो है वो सेल के लिए डेंजरस है. So there are three types of the modifications or the three types of the regulatory mechanism जिनके थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है उसे रेगुलेट करते हैं. First one is the allostatic regulation, covalent regulation and then feedback regulation obviously. So इन तीन रेगुलेशंस को मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे हैं कि हाई एडीपी कंसंट्रेशन एंड इज एन इंडिकेट ऑफ द लो अमाउंट ऑफ एटीपी यानी जितनी ज्यादा आपके सेल के अंदर एडीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इट मींस कि एनर्जी की डेफिशिएंसी है और जितनी ज्यादा एटीपी की कंसंट्रेशन होगी इट मींस कि एनर्जी उतनी ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. सो बिकॉज ये जो एंजाइम है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत है. इट मींस कि हाई एडीपी कंसंट्रेशन में
ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा और ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एटीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एनर्जी नहीं है तो ये एटीपी अवेलेबल नहीं होगा, और अगर एटीपी अवेलेबल नहीं होगा इट मींस कि जो नाइट्रोजन की रिडक्शन है वो भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले मैं इस पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ, दिस वन, जो कि फीडबैक इनहिबिशन की कैटेगरी में आएगा। यू कैन सी हियर कि आपके पास अमाउंट ऑफ एटीपी एंड अमाउंट ऑफ एडीपी इट विल डिटरमिन कि फाइनली आपके पास जो है वो नाइट्रोजन की रिडक्शन होनी है या नहीं। अगर सेल के अंदर जो है वो एडीपी एक्यूमुलेट करना शुरू हो गया है, एडीपी की कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो गया और एटीपी की कंसंट्रेशन कम है, इट मींस कि नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स फर्दर जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करा सकता, because in order to reduce nitrogen to ammonia we require the contribution of ATP molecule, not the ADP. So high amount of ADP will block this enzyme. Similarly आपके पास there is a feedback inhibition, like आपके पास जो nitrogenase complex है इस enzyme को, because this enzyme is a protein और we all know कि proteins की जो information है वो DNA के ऊपर present होती है, जहाँ से वो मैसेंजर आरएनए पे आती है और मैसेंजर आरएनए से फाइनली राइबोसोम से हम इसे इनकोड करते हैं। तो अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया की सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट है तो जीन्स के एक्सप्रेशन लेवल पे जाके इसकी इनहिबिशन होगी, यानी वो जीन्स जो कि नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को इनकोड करने का पोटेंशियल रखती हैं, दिस हाई अमाउंट ऑफ अमोनिया आयन विल इनहिबिट दीज जीन्स, और अगर इन जीन्स का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा इट मींस कि एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा इट मींस कि नाइट्रोजन जो है वो फाइनली अमोनिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये आपके पास सेकंड आप इसे कह सकते हैं फीडबैक इनहिबिशन, या आप इसे कह सकते हैं, या फिर सिंपली आपके पास जो जीन्स का एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए आपके पास एक मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो एक एटीपी और एडीपी की अमाउंट और दूसरी तरफ निफ जीन की ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, यानी निफ जीन से फर्दर कितना एंजाइम प्रोड्यूस होगा, ये चीज भी डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। थर्ड जो आपके पास मॉडिफिकेशन की कैटेगरी है, दिस इज द कोवलेंट मॉडिफिकेशन। इससे पहले आप लोगों ने मल्टीपल टाइम्स जो है वो एंजाइम्स के बारे में ये चीज पढ़ी होगी कि समटाइम्स द अटैचमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप, आई डोंट नो कि एंजाइमोलॉजी का कोर्स इससे पहले आपने लिया है या नहीं, लेकिन एंजाइम्स की जो रेगुलेशन है उसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एंजाइम ग्लाइकोजेन सिंथेज एंजाइम। सो ये एंजाइम नॉर्मली ग्लाइकोजेन को सिंथेसाइज करने का पोटेंशियल रखता है। So there are the specific enzymes जिनकी regulation के लिए some specific types of the groups will come and they will attach with the enzyme via the covalent modification. So covalent attachment of the specific group sometimes किसी enzyme को activate करने का potential रखती है और sometimes किसी enzyme को inhibit करने का potential रखती है, और सबसे जो common type of the covalent modification है this is the phosphorylation of enzyme, like enzyme के आपने specific किसी अमाइनो एसिड की साइड चेन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट करवा दी और इस फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट की वजह से वो एंजाइम या तो एक्टिव हो जाएगा या फिर इनहिबिट हो जाएगा। सो दिस इज द टाइप ऑफ द कोवलेंट मॉडिफिकेशन। लेकिन हमेशा फॉस्फोराइलेशन ही एंजाइम की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट नहीं करती, देयर आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द अदर ग्रुप्स जो कि अटैच हो सकते हैं विद द एंजाइम के अमाइनो एसिड की साइड चेन के साथ और उसकी एक्टिविटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जब भी कोई ग्रुप कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू किसी एंजाइम के साथ अटैच होता है और उसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो इस तरह की मॉडिफिकेशन को हम कोवलेंट मॉडिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की कोवलेंट मॉडिफिकेशन है वो एडीपी राइबोसाइलेशन है, यानी एडीपी राइबोसाइल ग्रुप अटैच होगा और ये उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर कि आपके पास जो NAD का स्ट्रक्चर है, इस NAD के अंदर नॉर्मली ऑल नो कि आपके पास एक पेंटोज शुगर होती है, यहाँ पे आपके पास एडेनिन उसके साथ 1 और the 2 phosphate groups अटैच होते हैं, एंड दिस इज द पोजीशन जहाँ पे निकोटीन रिंग प्रेजेंट होती है, ये वाली रिंग निकोटीनामाइड रिंग। सो समटाइम्स आपका जो नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है, इस नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के अंदर देयर इज अ स्पेसिफिक आर्जिनिन रेसिड्यू व्हिच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। इस आर्जिनिन के ऊपर ये एडीपी राइबोसाइल ग्रुप फ्रॉम द
NAD मॉलिक्यूल ये अटैच हो सकता है। लाइक NAD अपना ADP राइबोसाइल ग्रुप आर्जिनिन को अटैच करा देगा, आर्जिनिन ऑफ दिस एंजाइम, और जो निकोटीन ग्रुप है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो ADP राइबोसाइल ग्रुप की अटैचमेंट के बाद ये जो एंजाइम है ये अपनी एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म के अंदर आते हैं। So this is the covalent modification of enzymes. So these are the three different types of the modifications जिनके थ्रू अल्टीमेटली जो नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है इसकी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, यानी इसे डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया, इसकी जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी बच्चों, हाँ जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अदरवाइज फिर बायोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट करें। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे, मैम लेक्चर का तो नहीं, पर मुझे आपसे असाइनमेंट के बारे में कुछ पूछना था। असाइनमेंट के बारे में फिर आप लेक्चर के एंड पे पूछें। मैम लेक्चर नहीं हो गया, इस टाइम तो होने लगा है, अगली क्लास हो जाएगी फिर। हाँ बस होने लगा है, एक दो मिनट। जी मैम कर लें, आप फिर पूछती। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों से कहा है कि अमाइनो एसिड्स की इनकी अमाइनो ग्रुप की प्रोडक्शन के बाद फ्रॉम द नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स देयर आर द टू अमाइनो एसिड्स ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन which will pick up the amino group from nitrogenase complex with the help of the different enzymes जो कि यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट वन इज द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस जो कि अमाइनो ग्रुप को इनकॉर्पोरेट कराने के बाद फाइनली ग्लूटामेट प्रोड्यूस करेगा। सेकंड वन इज ग्लूटामिन सिंथेसेस जो कि ग्लूटामेट को फाइनली ग्लूटामिन के अंदर कन्वर्ट करता है। किस तरह से करता है? देयर आर द टू स्टेप्स जो कि फाइनली ग्लूटामेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू द ग्लूटामिन बाय यूजिंग गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट एज एन इंटरमीडिएट। एंड थर्ड एंजाइम इज द ग्लूटामेट सिंथेस जो कि एक्सचेंज करवाता है सिंपली अमाइनो ग्रुप का बिटवीन अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंड द ग्लूटामेट, और एक अमाइनो ग्रुप जो कि एडिशनल था इन दिस ग्लूटामिन उसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट में ट्रांसफर करके टू ग्लूटामेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। सो इन दो अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन के बाद ग्लूटामेट और ग्लूटामिन की प्रोडक्शन के बाद आपके पास जो बाकी जितने रिएक्शंस हैं which require the amino group, for example nucleotide biosynthesis के रिएक्शंस हो या अमाइनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस के रिएक्शंस हो, जहां जहां अमाइनो ग्रुप की जरूरत पड़ेगी यू विल सी कि दीस टू अमाइनो ग्रुप विल एक्ट एज द डोनर ऑफ अमाइनो ग्रुप बिकॉज इन्होंने अमाइनो ग्रुप को पिक किया है एंड नाउ दे विल डोनेट द अमाइनो ग्रुप फॉर द बायोसिंथेटिक रिएक्शन। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम लोग जो नॉन आपके पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इनको डिफरेंशिएट करने के बाद वी विल सी कि हमारी बॉडी के अंदर देयर आर द 11 टाइप आपका अमाइनो एसिड्स जो कि नॉन एसेंशियल है, यानी अगर वो डाइट में अवेलेबल नहीं भी है तो ऐसे रिएक्शंस अवेलेबल हैं या बाय यूजिंग द प्रिकर्सर्स ऑफ द टीसीए साइकिल्स इनको प्रोड्यूस करवा दिया जाता है। लाइक कैटाबोलिज्म में आप लोगों के सामने मैंने ये डायग्राम डिस्कस की थी जिसमें आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि जब अमाइनो एसिड्स की डिस्ट्रक्शन होती है, इनकी डिग्रेडेशन होती है, so most of the time they produce the intermediates of the TCA cycle. Like these 4 amino acids are producing succinyl coenzyme A. These 2 amino acids are producing fumarate. So during the biosynthesis of amino acids, these intermediates of the TCA cycle will act as the starting material. So these intermediates will produce the enzymes. अमाइनो एसिड। सो जितने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है, उनके जो इंटरमीडिएट्स हैं नॉर्मली वो टीसीए साइकिल से आते हैं। तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए कि टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स किस तरह से अमाइनो एसिड्स की जो बायोसिंथेसिस है उसे फैसिलिटेट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं इनके बायोसिंथेटिक पाथवेज को डिस्कस करेंगे।